अच्छा, ये लास्ट टाइम हम सेल साइकिल पढ़ रहे थे। सेल साइकिल के फेजेस थे कि कौन कौन से फेजेस है और कौन से फेज में या स्टेज में सेल क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं टुवर्ड्स सेल डिवीजन, कि वो एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। फिर नेक्स्ट इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, ट्रिगर करते हैं या रिड्यूस करते हैं या इफेक्ट करते हैं। तो उसमें दूसरा ये एक है कि एंकरेज, मतलब एंकरेज डिपेंडेंस भी होती है कुछ सेल की, कि अगर उनको कोई सपोर्ट की किसी सपोर्ट की अवेलेबिलिटी है तो वो डिवाइड होते जाते हैं, लेकिन अगर कोई सॉलिड सरफेस या सॉलिड सपोर्ट नहीं है तो उनकी डिवीजन स्टॉप हो जाती है। जब तक सॉलिड सपोर्ट है डिवीजन होगी, लेकिन अगर सॉलिड सपोर्ट ख़त्म हो जाता है तो उनकी सेल डिवीजन भी ख़त्म हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है। फिर सेल डेंसिटी है, तो कुछ सेल्स में ये भी है कि एक प्रॉपर या स्पेसिफिक डेंसिटी तक वो ग्रो करते हैं, मतलब ओवर क्राउडिंग अगर हो जाती है तो वो सेल डिवीजन स्टॉप कर लेता है, इनहिबिशन हो जाती है। देन केमिकल ग्रोथ फैक्टर्स भी है दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन या एक्टिव सेल डिवीजन, ये भी इफेक्ट करते हैं। अगर इन केमिकल ग्रोथ फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी है तो ये सेल को डिवाइड भी कर सकते, और इवन अगर इनकी अवेलेबिलिटी हो तो ये सेल डिवीजन को रिड्यूस भी कर सकते हैं या इफेक्ट भी कर सकते हैं। सब हो रहे हैं ऐसे नहीं Un'ora che ti sarà zamam io che su kana pomole. Da ci tu sta certificate per ora. Засема сара почта सर्विस सर्टिफिकेट हम दे रोड दे सही है, ठीक दे क्लास होगा ना ठीक है, ये बैंकिंग में तो सही है, सही। अच्छा, ये चीज़ें आप लोग के पास ऑलरेडी रिकॉर्ड में वो वीडियोस है, दोबारा रिकॉर्डिंग की क्या ज़रूरत है, बस वहाँ से आप लोग ये मैं सिर्फ उसके लिए रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप लोगों की दूर हो जाए। अच्छा, the cell within an organism body divide and develop at different rates, रेट और डिवीजन जो है या डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट सेल्स की विद इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी। सेल डिवीजन इज इन्फ्लुएंस्ड एक्सटर्नली बाय द प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, या हम ग्रोथ फैक्टर्स की अगर बात करते देन ग्रोथ फैक्टर्स है जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं दैट स्टिमुलेट द डिवीजन। एक तरफ हम कहते हैं कि ये स्टिमुलेट करते हैं सेल डिवीजन के, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देख ले ये इनहिबिट भी कर सकते हैं। कुछ प्रोटीन्स होते हैं कि जो इनको इनहिबिट करते हैं सेल डिवीजन को। देयर आर ओवर 50 डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स, लेकिन यहाँ पे हम फिर ग्रोथ फैक्टर्स की बात करते हैं कि ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। more than 50 different growth factors आपके पास है which work for one or more cell type। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही सेल टाइप में ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब डिफरेंट सेल्स में आपके पास उनके लिए डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, रिक्वायरमेंट उनकी होती है ताकि वो सेल को डिवाइड करे या उस डिवीजन को वो इंड्यूस करे या ट्रिगर करे या मोटिवेट करे वो कि सेल डिवाइड हो जाए और एक सेल से 2 सेल्स में वो कन्वर्ट हो जाए, या पॉपुलेशन साइज वो इंक्रीज कर ले, टिश्यू वो बना लें, या अगर कोई इंजरी है तो उसकी हीलिंग में वो इन्वॉल्व हो। देन डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन भी है इन विच क्राउडेड सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग। मैंने आपसे कहा कि कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं कि अगर ओवर क्राउडिंग हो जाती है सेल ग्रो हो रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर डेंसिटी जब वो अटेन कर लेते हैं तो खुद ब खुद उनकी इनहिबिशन हो जाती है। इन केस ऑफ स्मॉल एब्रेशन ऑन स्किन, इसी तरह के स्किन में थोड़ी सी वो अगर कट लग जाती है, द वाउंड टेंड टू हील फ्रॉम आउटर एजेस टू इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड वो अंदर की तरफ से वो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सेल इन द सेल कल्चर डिश स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन दे हैव फॉर्म अ कंप्लीट लेयर। अगर हम इन वीवो की बात करते हैं तो स्किन एब्रेशन में अगर आप देख लें तो वो
आउटर साइड से इनर साइड की तरफ वो हीलिंग स्टार्ट हो जाते हैं, सेल डिवाइड होता जाता है और उसको वो कवर कर लेते हैं। जब कंप्लीट कवर कर लेते हैं तो उसकी वो डिवीजन स्टॉप हो जाती है, मतलब उसने वो पर्टिकुलर डेंसिटी उसने अटेन कर दी, उसको जितना भी एरिया था उसने वो कवर कर दिया, उसके बाद उसकी इनहिबिशन हो गई, सेल ग्रोथ जो है वो या सेल डिवीजन जो है वो स्टॉप हो गई। इसी तरह अगर आप लोग इन विट्रो करते हैं और कल्चर करते हैं आप लोग सेल्स को कल्चर डिश में या पेट्री डिश में, तो उसमें क्या होगा कि जब वो कंप्लीट लेयर बना लेते हैं तो ओवर ग्रोथ आपके पास नहीं होती, या हम कहते हैं कि अनस्टॉपेबल ग्रोथ वहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोल ग्रोथ आपके पास होती है। तो वो खुद ब खुद वो उनको सिग्नल्स मिल जाते हैं कि डेंसिटी आपने अटेन कर दिए, सेल डिवीजन को वो स्टॉप कर ले। देन एंकरेज डिपेंडेंस का मैंने आपसे कहा कि कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको किसी सॉलिड सरफेस की ज़रूरत होती है, अगर सॉलिड सरफेस नहीं है तो उनकी ग्रोथ नहीं होती, या उस वक्त तक उनकी ग्रोथ होती है जब तक वो सॉलिड सरफेस की अवेलेबिलिटी हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल डिवीजन लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी कि एम्ब्रियो लेस देन 20 है और स्कैन सेल्स 12 to 24 आवर्स पर साइकिल लेते हैं, लिवर सेल जो है वो रिटेन करते हैं या वंस ईयर या 2 टाइम उसकी वो आफ्टर 2 ईयर्स उसकी डिवीजन होती है। मेच्योर नर्व सेल्स मसल सेल्स का हमने पढ़ा था कि ये इनकी डिवीजन ख़त्म हो जाती है और ये क्या करते हैं कि ये जीनाट फेज में रहते हैं और कोई स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। Then red bone marrow cells है, they divide every 12 hours to replace RBCs that wear out। तो जो डैमेज सेल है उसको रिप्लेस करते हैं, आफ्टर 12 आवर्स इनकी डिवीजन होती है। देन प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, सेल्स एट टिप ऑफ रूट डिवाइड अबाउट एवरी 19 आवर्स, वहाँ पे आपके पास सेल डिवीजन फास्ट होती है तो वो 19 आवर्स लेते हैं टिप जो है रूट्स के। देन कंट्रोल ऑफ डिवीजन अगर लास्ट कर जाए तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये कैंसर है, क्योंकि हमने ये पढ़ा भी था कि जितने भी स्टेजेस है या सेल साइकिल जो है ये हम कहते हैं कि ये प्रिडिक्टेबल है और कंट्रोल मैनर में आपके पास ये हर फेज ये या हर स्टेज जो है वो परफॉर्म करती है। तो अगर ये प्रिडिक्शन या कंट्रोल जो है, कंट्रोल अगर लॉस कर जाए तो उसमें उस केस में हम कहते हैं कि वहाँ पे आपकी सेल डिवीजन जो है वो कंट्रोल नहीं होगी, अनकंट्रोल्ड होगी, उस केस में ये कैंसर डेवलप करेगा। कैंसर इज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू अफेक्टेड, वो भी फिर डिफरेंट है और उसी मतलब डिफरेंट टिश्यूज में आपके पास डिफरेंट टाइप्स के कैंसर होते हैं, तो वो एक दूसरे से वेरिएशन उसमें भी आ सकता है। कॉमन थीम इज लेक ऑफ कंट्रोल ओवर सेल डिवीजन, लेकिन जितने भी टाइप ऑफ कैंसर है सब में एक चीज आपके पास कॉमन होगी, वो है लेक ऑफ कंट्रोल। अगर स्किन है, लेक ऑफ कंट्रोल है तो स्किन कैंसर हो सकती है, ब्लड है और लेक ऑफ कंट्रोल है तो वहाँ पे मेच्योरिटी नहीं आती और वो क्या होगा कि ब्लड कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह लंग्स है या और भी कुछ डिफरेंट टाइप्स के एबनॉर्मल आपके पास आएगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन आपके पास होगा। जिस तरह हम कहते हैं कि डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन है या एनकरेज डिपेंडेंट से, अगर आपके पास ऐसे सेल्स है हम कहते हैं कि ये एनकरेज डिपेंडेंट है, अगर उनको फिर सॉलिड सरफेस की अवेलेबिलिटी भी ना हो लेकिन वो फिर भी ग्रो करते हैं। इसी तरह डेंसिटी डिपेंडेंस जो है वो उसमें क्या होगा कि जितने भी ओवर क्राउडिंग हो जाए लेकिन सेल जो है वो डिवीजन स्टॉप नहीं करेगा, वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा और वो ओवर ग्रोथ आपके पास होगी, ट्यूमर वो जनरेट करेगा। म्यूटेशन इन जीन्स इंक्लूडिंग P53 जो मास्टर कंट्रोलिंग जीन है उसमें भी आपके पास म्यूटेशन हो सकती है, दैट टारगेट एंड कंट्रोल एबनॉर्मल सेल। इनका क्या हो सकता है कि ये P53 का प्रोडक्ट जो है इसको हम मास्टर कंट्रोलिंग जीन कहते हैं। ये क्या करते हैं कि ये एबनॉर्मल सेल को कंट्रोल करते हैं या टारगेट करते हैं उसको कि कैंसर डेवलप ना हो, लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन आ जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि जो भी एबनॉर्मलिटी आएगी वो फर्दर प्रोसीड होगी नेक्स्ट सेल्स में, फिर वो सेल प्रोड्यूस करेगा अदर सेल्स को। तो इस तरह
हर एक साइकिल में वो क्या होगी, वो एबनॉर्मेलिटी जो है वो डबल होती जाएगी। एबनॉर्मल सेल हैम्पर फंक्शनिंग ऑफ नॉर्मल सेल्स, ये भी है कि आपके पास जितने ज़्यादा एबनॉर्मल सेल्स आएंगे वो इफेक्ट करेगा उन नॉर्मल सेल के फंक्शन को। ये नहीं है कि आपके पास नॉर्मल सेल्स भी है तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो नॉर्मल फंक्शन है इसका, और जो एबनॉर्मल सेल्स है चले वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा कि ये एबनॉर्मल सेल है तो फंक्शन नहीं परफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन उसमें क्या होता है कि ये खुद भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, और जो नॉर्मल सेल्स है जो ऑलरेडी वो एक नॉर्मल एक्टिविटी के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है तो उनको भी ये इफेक्ट करेंगे, उनका फंक्शन भी सही नहीं होगा। P53 जीन्स को हम ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं। की रोल इन G1 चेक पॉइंट, जहाँ पे ये डीएनए को मॉनिटर करता है, कोई डैमेज हो या कुछ भी हो तो ये उसको टाइम देगा कि ये उसकी प्रूफ रीडिंग हो जाती है, या हम कहते हैं कि उसमें अगर एरर्स है तो वो निकल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर P53 प्रोटीन है, P53 जीन का प्रोडक्ट है तो ये डीएनए को मॉनिटर करेगा। अगर डीएनए में कोई प्रॉब्लम है तो ये उस सेल को ख़त्म कर लेता है। म्यूटेटेड सेल को ये क्या कर लेता है कि सेल की डेथ हो जाती है, ये पीसीडी में वो चले जाते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ में, तो उसको वो किल कर लेते हैं सेल को। लेकिन अगर यहाँ पे P53 जीन का जो फंक्शन है वो नॉर्मल नहीं है, या प्रोटीन है वो नॉर्मल नहीं है, म्यूटेशन की वजह से उसका प्रोटीन एबनॉर्मल है, तो उसका वो अपना वो एक स्पेसिफाइड फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकेगा। उसकी वजह से अगर आप देख ले एक सेल से कितने सेल्स आ गए, और ये फर्दर प्रोसीड करेंगे, सेल डिवीजन होगी क्योंकि अनस्टॉपेबल है या अनकंट्रोल डिवीजन होगी, तो ये फिर मास में डेवलप हो सकता है, और यही मास फिर क्या करेगा, नॉर्मल सेल के फंक्शन को ये इफेक्ट करेगा। फिर हम कहते हैं कैंसर इज फेलियर ऑफ सेल साइकिल कंट्रोल। तो जाहिर है सेल साइकिल कंट्रोल अगर नहीं होगा, आपके पास डिवीजन जो है वो थ्रू आउट द लाइफ वो कंटिन्यू रहेगा, कोई भी उसमें ब्रेक नहीं आएगा, कोई भी उसमें चेक पॉइंट्स नहीं होंगे, बस जितना भी है वो एक सेल जैसा भी है वो एक सेल को दो सेल में डिवाइड करता जाएगा। ये नहीं देखेगा कि उसके डीएनए कंप्लीट है, ये नहीं देखेगा कि उसमें ऑर्गेनेलिस की जो रेप्लिका है वो बन गई है या नहीं। तो इन चीज़ों से क्या होगा कि ये अनकंट्रोल हो जाएंगे, या लॉस ऑफ कंट्रोल या फेलियर ऑफ कंट्रोल आपके पास आएगा। ट्यूमर सप्रेसर जीन है, प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेटेड सेल्स, प्रिवेंट कैंसर और ट्यूमर, इनका नॉर्मल फंक्शन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये अपना नॉर्मल फंक्शन जो है वो लॉस कर जाएगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देन ऑन्कोजीन से आप जानते हैं कि कैंसर काजिंग जीन है। देन प्रोटोऑन्कोजीन है, अ नॉर्मल जीन दैट कुड बिकम एन ऑन्कोजीन ड्यू टू म्यूटेशन। अब ऑन्कोजीन आपके पास इस तरह नहीं है, पहले आपके पास प्रोटोऑन्कोजीन है, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, वो वही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर उसकी म्यूटेशन हो गई तो फिर हम कहते हैं कि ये ऑन्कोजीन में चला जाएगा। And this proto-oncogene code for protein that help to regulate the cell growth and differentiation. सेल ग्रोथ को कि अगर ये लुक आफ्टर कर रहे हैं या सेल डिफरेंशिएशन में ये इन्वॉल्व है, तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो ये उसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ऑन्कोजीन में ये कन्वर्ट होगा। अच्छा, देन ग्रोथ फैक्टर दैट सिग्नल्स द सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि सेल साइकिल में अपना कंट्रोल सिस्टम भी है, यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स है जो वो भी सिग्नल्स देते हैं। मतलब खुद से तो कोई भी चीज़ नहीं होता, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ये जाएगा, या एक फेज से दूसरे फेज में ये जाएगा, या एक स्टेप के बाद ये दूसरा स्टेप परफॉर्म करेगा, तो वहाँ पे कुछ कंट्रोल भी होते हैं, चेक पॉइंट्स भी वहाँ पे होते हैं, और वो उस उन चेक पॉइंट्स को वो सिग्नल देते हैं कि आपने फर्दर प्रोसीड करना है या नहीं, आपने अभी इसी स्टेज में रहना है, या इस स्टेज के बाद आपने वो आपको वापस भी कर सकता है कि फर्दर आपकी जो डिवीजन है वो सेट नहीं होगी, नॉर्मल नहीं होगी, तो आपको जीनाट में भी भेज सकता है इन सेल्स को। The cell cycle control system is a cycling set of molecule in the cell that triggers या trigger करेगा या and coordinates the key events in the cell cycle, या एक इवेंट और दूसरे इवेंट के बीच में वो कोऑर्डिनेशन ये करेगा कि ये स्टेप कंप्लीट होगा तभी दूसरे स्टेप में ये जाएगा।
देन चेक पॉइंट्स इन द सेल साइकिल कैन स्टॉप एन इवेंट। जो चेक पॉइंट्स है वो जाहिर है चेक पॉइंट्स होते इसलिए कि वो चीज़ को वो स्टॉप कर ले। अब यहाँ पे सेल साइकिल के जो चेक पॉइंट्स हैं उनका भी पर्पज़ यही है कि या तो उस इवेंट को या उस स्टेज को या सेल डिवीजन को वो स्टॉप कर दे। देन सेकंड इसका हो सकता है कि सिग्नल्स एन इवेंट टू प्रोसीड। दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि प्रोसीड कर सकता है वो, मतलब अगर सारी चीज़ें नॉर्मल हैं एक फेज से वो दूसरे फेज में जा सकते हैं, G1 से वो S में जा सकते हैं, S से वो G2 में जा सकते हैं, G2 से फिर वो M फेज में जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पे भी प्रॉब्लम्स है सेल उसके चेक पॉइंट्स ने अगर डिटेक्ट कर लिया तो फिर वो उस इवेंट को या उस स्टेज को या उस प्रोसेस को वो स्टॉप भी कर सकते हैं। देयर आर थ्री मेजर चेक पॉइंट्स। जो चेक पॉइंट्स की हम बात करते हैं इन द सेल साइकिल, थ्री मेजर चेक पॉइंट्स आपके पास है। G1 चेक पॉइंट्स है दे कमिटमेंट टू डिवाइड, मतलब अगर G1 फेज में आ गया तो ये कमिटमेंट है कि ये सेल जो है ये डिवाइड होगा, अलाउ एंट्री इनटू S फेज। ठीक है, यही G1 चेक पॉइंट जो है क्या करेगा कि ये S फेज में अलाउ करेगा सेल को कि फर्दर प्रोसीड कर ले। ग्रोथ फैक्टर्स को ये चेक करेगा कि आपके पास ग्रोथ फैक्टर्स है नहीं है। सेल साइज जो हम कहते हैं कि G1 में आपके पास ग्रोथ होगी, एडजस्टमेंट होगी, या आपके पास ये क्या करे ये DNA को चेक करेगा या ये सेल ग्रो करेगा तो ग्रोथ के बाद ये एक पर्टिकुलर साइज अटेन करेगा तो उसमें ये भी चेक होगा कि इन सेल्स का जो नॉर्मल है या साइज जो है वो फर्दर डिवीजन के लिए ओके है या नहीं। अगर साइज इतनी नहीं है तो फिर वो इस चेक पॉइंट को क्रॉस भी नहीं कर सकता, इस फेज में वो नहीं जाएगा, उसी वक्त तक ये G1 फेज में रहेगा जब वो एक नॉर्मल साइज को अटेन ना करें। अच्छा, it allow entry into S phase or cause the cell to leave the cycle entering to non-dividing G0 phase। अब यहाँ पे ये डिसीजन होगी कि इस सेल ने फर्दर डिवाइड होना है या नहीं। अगर सारी चीज़ें सेट है, ओके है, नॉर्मल जा रही है, इट मीन्स कि ये फिर इस फेज में प्रोसीड कर जाएगा, G1 चेक पॉइंट को ये पास कर लेगा। लेकिन अगर साइज ओके नहीं है, ग्रोथ फैक्टर्स आपके पास नहीं है, तो ये इस फेज में प्रोसीड नहीं करेगा। ये फिर उसको क्या कर लेता है कि नॉन डिवाइडिंग फेज में ये चला जाता है, G0 फेज में चला जाता है कि इस सेल में डिवीजन की एबिलिटी नहीं है। देन G2 चेक पॉइंट है चेक फॉर प्रॉपर DNA रेप्लिकेशन। जो यहाँ पे क्या होगा कि DNA की रेप्लिकेशन वो मॉनिटर करेगा कि अगर प्रॉपर रेप्लिकेट हुआ है DNA तो ठीक है, ये M फेज में जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो DNA की रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट नहीं है, इट मींस कि ये डिवीजन इसकी नहीं होती, माइटोसिस, मियोसिस या साइटोकाइनेसिस इनकी नहीं हो सकती। देन M चेक पॉइंट है ऑल क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर्स, मतलब अगर अटैचमेंट है तो क्या करेगा कि उसको फर्दर प्रोसीड करेगा M चेक पॉइंट्स में, अगर नहीं है तो ये आगे नहीं जाएगा। अच्छा, देन सेल साइकिल प्रोग्रेसेस बाय सर्टेन बाय एक्शन ऑफ CDKs और साइक्लिन, और इनका नाम आप लोगों ने सुना था, फंक्शन भी आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कि ये किस तरह फंक्शन करते, ब्रीफ सा हम डिस्कस करते। The cell cycle is regulated by a molecular signaling system which switches the cell cycle control system on or off। यहाँ पे भी ऑन और ऑफ सिस्टम आपके पास है कि एक स्टेज है कि सेल साइकिल की ज़रूरत है तो सेल साइकिल ऑन हो जाएगा, और दूसरा स्टेज है कि उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो ऑफ ही रहेगा। अच्छा, the system consists of molecular clock and checkpoints to ensure the condition are met before moving on to the next step। अब यहाँ पे हर एक स्टेप में भी आपके पास वही है कि सिग्नल्स आपको मिलेंगे मॉलिक्यूलर क्लॉक से या चेक पॉइंट से, और वहाँ पे सिग्नल आएगा तभी वो नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड कर सकता है। मतलब सारे कंडीशन को वो इंश्योर करेगा कि सारे कंडीशन नॉर्मल है, उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। माल फंक्शंस कैन मे लीड टू कैंसर, कोई भी अगर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, कोई भी डिफेक्ट आएगा उसमें
इवन मालिकुलर चेक्स में या चेक पॉइंट्स में अगर कोई एरर आता है तो वो भी क्या कर सकता है, वो कैंसर में जा सकता है। साइक्लिन से प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है सीडीके जिसको हम कहते हैं, फॉर विच द साइक्लिन इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट। इसकी एक्टिवेशन के लिए पर्टिकुलर साइक्लिन की ज़रूरत होगी तभी ये उसको एक्टिवेट करेगा, उसके बाद ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा डिफरेंट स्टेजेस में या डिफरेंट चेक पॉइंट्स में। These enzyme activate cell proteins by phosphorylating them. Protein needed for S phase उसकी एक्टिवेशन भी कर सकता है, needed to go through G1 checkpoint, ठीक है। देन MPF है, मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर भी इसको कहते हैं या माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर भी इसको कहते हैं। MPF इज अ साइक्लिन CDK कम्प्लेक्स, ये भी आपके पास एक कम्प्लेक्स है दैट फास्फोराइलेट प्रोटीन्स नीडेड फॉर माइटोसिस, needed to go through G2 checkpoints, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिग्नल्स है, प्रोटीन्स है, ये क्या करते हैं कि ये इंश्योर करते हैं कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में मतलब प्रोसीड करना जो है वो नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल होगा। ये वही चेक पॉइंट है, G1 चेक पॉइंट है जो एस में अलाउ करते हैं, G2 है और उसके बाद ये M चेक पॉइंट है। अच्छा, देन टाइप्स ऑफ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स है, काइनेजेस है। काइनेजेस हम अगर स्टडी करते हैं तो देयर अमाउंट डजंट फ्लक्चुएट, नॉर्मल अमाउंट में ये रहते हैं। देन एंजाइम दैट फास्फोराइलेट्स मॉलिक्यूल्स जो है प्रोटीन को ये फास्फोराइलेट करते हैं। CDK जो है ये इनएक्टिव होगा अनटिल साइक्लिन इज प्रेजेंट, अगर उसका पर्टिकुलर साइक्लिन है उसकी अटैचमेंट होगी तो ये एक्टिवेट होगा, अदरवाइज इट विल बी इनएक्टिव। देन साइक्लिन से मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट्स, क्योंकि हर एक स्टेप में आपके पास पर्टिकुलर साइक्लिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, बॉन्ड बिटवीन काइनेज एंड सर्व एज अ चेक पॉइंट, ये भी एज अ चेक पॉइंट सर्व करेगा। नीचे कुछ कम्बिनेशन है कि डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट स्टेजेस में आपके पास कौन कौन से CDK और साइक्लिन का कम्प्लेक्स बनेगा और ये एज अ मॉलिक्यूलर चेक या चेक पॉइंट सर्व करेगा। ये लास्ट में अगर आप देख ले बिल्कुल एंड पे कि ये किस तरह ये फंक्शन करेगा, ये सिर्फ एग्जांपल है कि एक फेज से दूसरे फेज में एंट्री अगर होती है और वही पर्टिकुलर साइक्लिन अगर प्रेजेंट है या उसका जो कम्प्लेक्स है CDK और साइक्लिन का अगर वो प्रेजेंट है तो उसके नेक्स्ट स्टेप में मूवमेंट जो है वो इनहिबिट करेगी जब तक ये पर्टिकुलर साइक्लिन को उसी स्टेज में डिग्रेड ना करें। यहाँ पे एग्जांपल में आपको शो किया जो CDK है काइनेसिस जो है वो उनकी कंसंट्रेशन सेम आपके पास आ रही है, लेकिन साइक्लिन की जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस होगी क्योंकि ये डिग्रेड भी कर लेते हैं उसी पर्टिकुलर फेज में। चलिए बस ये आज यहाँ तक ठीक है, सही है। चले अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर व्हाट्सएप में आप ग्रुप उस ग्रुप में फिर कर लें, क्वेश्चन कर सकते हैं, स्लाइड में शेयर कर लूँगा। लेकिन ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है वीडियोस में, आप लोगों ने देखा नहीं था, ये सारी चीज़ें उसी में है। यस सर। सीधा और वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में, ये तो जस्ट बस एक ब्रीफ सा हम डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे सारा डिटेल है। लेकिन आप लोगों ने मेरे ख्याल में 6 या 7 तक देखे, बाकी वीडियोस आप लोगों ने देखी भी नहीं है, तो देख ले। आप लोगों का ज़्यादा टाइम ज़ाया तो नहीं कह सकते लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, मैक्सिमम 15 मिनट्स 20 मिनट्स इस तरह लगेंगे। यूनिवर्सिटी का भी पता नहीं है, 11 जनवरी के बाद सोचेंगे कि यूनिवर्सिटी को हमने खोलना है या नहीं, बल्कि हम सोचते हैं कि जून तक ना खोलें तो अच्छा है।
سر جی کولاوي کوي رااله سر تنگ شلو. یونیورسټي خو کولاو د راځه ګرځه چمنونو کې کنه. یونیورسټي ته خو تاسو خبر نه یې، تالی وتوالی ده، ډېر غټه تالی وتوالی ده. سر خیر د ماسک په لګو سر خو کلاس کې ډیر خوند کوي سر. څه پکې خوند کوي ستا په خیال؟ سر بس کلاس کې تاسو یې سره بس ټول سټوډنټس یې مزه کوي. ښه چې زه پکې یم نو تا له مزه درکوي؟ جی سر. زمانه ورک شه. زه بس کلاسونه به انشاءالله 1 جولای نه به راځئ. صحیح ده. صحیح ده، جولای کې صحیح ده. ها جی. نور پکې څوک سوای کور کې څوک تنګ شوي یې د په ټریپ باندې روانو ډپارټمنټ نه که څوک ځي خو راځئ. هېڅوک نه ځئ؟ دا به زه لکه ټریپ کینسل کړې. جی کوم ځای ته؟ چېرته؟ کوم ځای ته چې کوم ځای ته ته وایې هلته به دې بوځو. ته چېرته تلل غواړې؟ امریکې ته سر جي. افریقې ته؟ افریقا کې څه ګورې سړیه، دلته د خپل وطن کې ښه. سر دا یو ګل وای سر چې ډیوایس اپ کیږي نو سکرین شاټ واخلئ نو واخلم سر. او ټول اټینډنس والا او زه که ته ملیشیا ته ځې ځان سره دې نیکه هم بوځه. زه نه ځم جی. تا ته نه یم، فایضه پکې میسج کړی دی وایي ملیشیا ته نه، ما ځان سره نیکه هم بوځه. ګل مکی وایي زه سویټزرلینډ ته ځم، خو خیال کوه پورې ترې نه لاړه نه شي. د شابه لکه زر سکرین شاټ والی چې ځې. سریلانکا ته بوځئ. سریلانکا په ځای خو به د دې چنګن آباد ته بوځو، بس هغه سریلانکا ده. وا مې غستل سر سکرین شاټ. زه په مخامخه لوی شي. ښه جي.